जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारत की आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन को लेकर आई एक अपडेट से। भारत की AFSOD के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है, जहां पर AFSOD ये विचार कर रही है कि वो मेड इन इंडिया स्पेशलाइज्ड C295 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करेगी। और ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा, ये स्पेशल फोर्सेस यूनिट जो हैं इनको इन्फिल्ट्रेट कराने, एक्सफिल्ट्रेट कराने और जो यूनिट्स हैं इनको रीसप्लाई में काम आएगा। और ये एयरक्राफ्ट ठीक वैसा होगा जैसा अमेरिका अपने MC-130J को यूज़ करता है। और उसी प्रकार से इनको स्पेशल ऑपरेशंस के लिए हाईली कस्टमाइज किया जाएगा, जहां पर हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी। या यूँ कह लें कि ये जो हाईली इक्विप्ड एयरक्राफ्ट है ये स्पेशल ऑपरेशंस को ध्यान में रखकर कस्टमाइज किया जाएगा। हालांकि अभी ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है ये विचाराधीन है और कभी भी इस पे एक बड़ा निर्णय आ सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनमैन एयर व्हीकल के क्षेत्र में भारत काफी उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और इसी क्रम में न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ से एक बड़ी अपडेट दी गई है। रिपोर्ट्स के माध्यम से न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने बताया है कि उनके द्वारा शेषनाग 150 जो कि एक लॉन्ग रेंज का स्ट्राइक अनमैन एयर व्हीकल है, इसकी पहली उड़ान को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी अवगत करवाया गया है कि शेषनाग 150 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक UAV ने टर्मिनल फेज में हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ जो इसका डेजिग्नेटेड ग्राउंड टारगेट था उसको डिस्ट्रॉय किया है, जहां पर इसकी जो CEP थी वो सिर्फ 5 मीटर्स की थी। और इस समय न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज के द्वारा और इसके कुछ टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद ये पूरी तरीके से क्लियरेंस को प्राप्त कर लेगा। आपको बताते चले कि इस समय भारत सिर्फ ऐसे अनमैन एयर व्हीकल पर ही काम नहीं कर रहा है जो कि सर्विलेंस रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करें, बल्कि हम इस समय कामिकाज़ी ड्रोन्स पर भी काम कर रहे हैं जो कि स्ट्राइक मिशन में भी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे। और आप सब ने इनकी उपयोगिता को रशिया यूक्रेन युद्ध में काफ़ी बड़े पैमाने पर देखा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी आ रही है न्यू स्पेस रिसर्च को लेकर के। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय न्यू स्पेस रिसर्च के द्वारा एक के बाद एक जो बड़े प्रोग्राम है वो शुरू किए गए हैं। और इस दौरान जैसा कि हमने भी आपको बताया शेषनाग के बारे में, हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है न्यू स्पेस के एक कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम अभिमन्यु के नाम से जानेंगे। इसको लेकर के अभिमन्यु को लेकर एरो इंडिया 2025 के दौरान हमने आपसे कहा था कि ये भारतीय वायुसेना तो इसको लेकर इंटरेस्टेड है ही, लेकिन भारतीय नौसेना इसको लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और अब अभिमन्यु की कुछ नई स्पेसिफिकेशन भी सामने आ गई हैं, जहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो ये चाहती है कि नेवल कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हीकल यानी NCCAV जो है ये भारतीय नौसेना के लिए विकसित करी जाए, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाई जाए। और बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च ने भी ये आश्वासन दिया है कि वो भारतीय नौसेना की नीड्स को पूरा करने का यहाँ पूरा प्रयास करेंगे। अब अगर हम अभिमन्यु की बात करें तो इसका जो विंग स्पैन है ये 4 मीटर का है और ये भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में इनिशियली तो सक्षम नजर आता है। अब अगर हम इसके बात करें रेंज की, तो कंपनी क्लेम करती है कि इसकी रेंज 620 माइल्स यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर होने वाली है और इसका जो ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड है ये तकरीबन 20,000 फीट होने वाला है। ये प्लेटफॉर्म साइज में छोटा होगा और ये जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे लॉन्च भी किया जा सकेगा। हालांकि इसको और ज़्यादा अभी रीडिफाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कुछ डिज़ाइन चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और नेवल रिक्वायरमेंट को देखते हुए इसे कस्टमाइज भी किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि ये बेसिकली आपको ठीक उसी रोल में दिखाई पड़ेगा जिसमें कैट्स वॉरियर होगा, यानी ये एक लॉयल विंगमैन की भूमिका निभाने में पूरी तरीके से सक्षम है। इसको लेकर अभी जो इनिशियल चीज़ें सामने आई हैं उसमें इसके रोल को लेकर स्पष्टीकरण आ चुका है। इनिशियली ये जो CCA होगा ये इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन को एग्जीक्यूट करता नजर आएगा, लेकिन इसके पास एयर टू सरफेस स्ट्राइक और आने वाले भविष्य में एयर टू एयर स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट करने की जो कैपेबिलिटी है ये भी आ जाएगी। यानी आप इसको कैट्स वॉरियर 2.0 भी कह सकते हैं, लेकिन ये लॉयल विंगमैन प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आ रही है। हमने पहले भी आपको अपडेट के माध्यम से अवगत करवाया था कि GTRE इस समय जो कॉमनैलिटी फैक्टर है कावेरी डेरिवेट इंजन और कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर वेरिएंट में वो काफ़ी ज़्यादा कंसीडर कर रही है। और अब GTRE की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है उसमें कंफर्म कर दिया गया है कि जो कावेरी डेरिवेट इंजन है जो कि घातक यूकैप प्रोग्राम के लिए विकसित किया गया है, ये कावेरी आफ्टर बर्नर इंजन के साथ 75% कॉमनैलिटी फीचर्स को शेयर करेगा। और इस पर बात करते हुए GTRE के वैज्ञानिक ने कहा कि इससे जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये काफ़ी स्ट्रीमलाइन होगा
कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस होगी और प्रोग्राम काफ़ी एक्सेलरेशन को प्राप्त करेगा और हमारे जो इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस होंगी। उन्होंने कहा ये एडवांसमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने दशकों का जो अध्ययन है वो इसमें झोंका हुआ है। आपको बताते चलें कि केडीई की अगर हम बात करें तो कावेरी डेरिवेट इंजन नॉन आफ्टर बर्निंग वेरिएंट है कावेरी का, जो कि तकरीबन 49 से लेकर 51 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और ये 13 टन वजनी घातक यूकैप को पावर करने का काम करेगा। लेकिन इसके अलावा जब हम बात करें केडीई के आफ्टर बर्नर वेरिएंट को लेकर के, जो कि आफ्टर बर्नर वेरिएंट की जहाँ तक बात रही, तो वो मॉड्यूल लगने के बाद आफ्टर बर्नर वेरिएंट का ये तकरीबन 73 से लेकर 75 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम में हमें कुछ बड़े माइलस्टोन ऑलरेडी मिल चुके हैं। जैसे कि 2023 की बात करें तो कावेरी उस समय हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए रशिया गया था, जहां पर सक्सेसफुली इसने 48.5 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सफलता प्राप्त करी थी और यह थ्रस्ट काफ़ी स्टेबल था। उसके बाद नवंबर 2024 में अगला बड़ा माइलस्टोन अचीव किया जाता है, जब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने सक्सेसफुली 29 किलोन्यूटन का जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है वो डेवलप कर लिया है, जिसके बाद जो ओवरऑल कावेरी का थ्रस्ट होगा वो 79 किलो न्यूटन तक पहुंच सकता है। यानी अगर राउंड फिगर में बात करें तो ऑलमोस्ट 80 किलोन्यूटन का जो थ्रस्ट है वो जनरेट कर सकता है। हालांकि आपको याद दिलाते हैं कि तेजस के लिए अभी भी ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि तेजस के लिए कम से कम हमें 85 किलोन्यूटन का थ्रस्ट चाहिए, जो कि कावेरी 2.0 से ही हमको प्राप्त होगा। इसके बाद 23 दिसंबर 2024 को जीटीआरई के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि ड्राई कावेरी का जो वेरिएंट है इसको इन फ्लाइट टेस्टिंग की क्लियरेंस भी मिल चुकी है और ये 2025 फरवरी में रशिया चला भी गया है, जहां पर IL-76 एयरक्राफ्ट से इसको टेस्ट किया जाएगा और ये टेस्ट तकरीबन 70 घंटे तक चलेगा, जहां पर इंजन परफॉर्मेंस को वैलिडेट किया जाएगा और रियल वर्ल्ड जो फ्लाइट कंडीशंस है उस पर इसको टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद घातक के लिए इसको क्लियरेंस दे दी जाएगी। यानी एक चीज़ स्पष्ट है कि कावेरी 2.0 के मार्ग को प्रशस्त करने में इस इंजन की बहुत बड़ी भूमिका है और ये बात खुद गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट ने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी ये जो अप्रोच है ये हमारे फ्यूचर प्रोग्राम के लिए वरदान साबित होगी, जहां पर हम कावेरी 2.0 पर काम शुरू कर चुके हैं, जो कि 90 से लेकर 95 किलोन्यूटन से ज़्यादा का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा आफ्टर बर्नर के बाद। और उनका टारगेट तो ये है कि हम सिर्फ तेजस मार्क 1A नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 में भी जो इंडिजिनस इंजन है वो इंटीग्रेट करना चाहते हैं। हालांकि ये एक लंबा सफ़र है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जीटीआरई का जो कॉन्फिडेंस है ये हमें सकारात्मक रिजल्ट दे के जाए। आपको याद होगा आज से तकरीबन 2 दिन पहले हमने एक रिपोर्ट के माध्यम से आपसे कहा था कि भारत जो प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है मिराज 2000 के लिए एडिशनल ऑर्डर्स को सिक्योर करने का, ये रास्ता भारत के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अब खुद हेलेनिक एयरफोर्स ने ये मान लिया है कि उनके जो मिराज 2000-5 हैं इनके भविष्य को लेकर वो खुद इस समय काफ़ी संदेह में है, क्योंकि उनका कहना है कि हमें जो रिक्वायर्ड असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी फ्रांस से वो अभी तक मिली नहीं है और इस समय स्पेयर पार्ट्स को लेकर के, इनकी मेंटेनेंस को लेकर के ग्रीस एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशान है। उन्होंने कहा कि जो क्रिटिकल सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट था यह 2027 में एक्सपायर भी होने वाला है, लेकिन जो मेंटेनेंस चैलेंजेस हैं ये अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले भविष्य में भी हमें उम्मीदें कम नज़र आती हैं और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो मजबूरन हमें मिराज 2000-5 को रिटायर करना पड़ेगा। दरअसल मामले ने तूल तब पकड़ा था जब हाल ही में एक मीडिया पोर्टल में एक खुलासा हुआ था कि ग्रीस एयरफोर्स को जो फ्रांस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके अंतर्गत वो ज़रूरी स्पेयर्स को सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान राफेल के प्रोडक्शन पर केंद्रित है, जिसके चलते हेलेनिक एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और ये भारत के लिए भी एक मैसेज है कि हमें अब शीघ्र अतिशीघ्र अपने जो इंडिजिनस प्रोग्राम है उनको तेज़ी देनी होगी, वरना भविष्य में भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।